हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हम यूनिट पार्ट बी पढ़ रहे थे और हमारी इसमें 3 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी चौथी क्लास है। टॉपिक हमारा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम जो संक्रमण धातु संकुल पढ़ रहे थे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पहली क्लास से हमने सारे जो है बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिए थे, जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने देख लिए थे और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से कोई जो पदार्थ है अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, फेरोचुंबकीय है, विपरीत फेरोचुंबकीय या फेरीचुंबकीय है, ये चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद में मैंने आपको चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की कुछ विधियाँ बताई थी। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, ये चुंबकीय प्रवृत्ति को हमने 2 मेथड पढ़े थे, गोहे मेथड और फेराडे मेथड हमने देख लिया था। इन दोनों विधियों के आधार पर हम कैसे चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको 2-3 प्रकार की कुछ कपलिंग बताई थी, जैसे एस कपलिंग के बेस पे एल कपलिंग और एल कपलिंग के बेस पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ें हमने देखी थी। एक और इसके बाद में हमारा आया था, एक तो आया था क्यूरी का नियम और एक हमारा आया था क्यूरी-विज का नियम और क्यूरी-विज का नियम। 2 नियम आए थे। इसमें हमने उसके टेम्परेचर को है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति से कैसे रिलेट किया था। वो आया था कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होगा, किसके ऊपर कौन तनु रूप से जिनके केंद्र पास होते हैं उनके लिए कौन अप्लाई होगा और जो सांद्र होते हैं उनके लिए कौन अप्लाई होगा। ये चीज़ हमने इन दोनों के बेस पे देखी थी। और मैंने सबसे एक लास्ट कॉन्सेप्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो हमारा बार कई बार यूज हो चुका है, वो मैंने आपको बताया था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये मैंने आपको बताया था कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। इसका फॉर्मूला जनरली 2s+1 होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि ये सिंगलेट स्टेट में होगा या ट्रिपलेट स्टेट में होगा। ठीक है, ये हमने पता लगाया था। अब एक नया आपके टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इसी में टॉपिक का नाम है म्यू इफेक्टिव व म्यू एस में संबंध। एक म्यू इफेक्टिव कोई कॉन्सेप्ट है, म्यू इफेक्टिव एंड रिलेशन बिटवीन म्यू इफेक्टिव एंड म्यू एस। ठीक है, इनमें अपने को संबंध देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो, रिलेशन से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि म्यू इफेक्टिव क्या होता है और म्यू एस क्या होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो म्यू इफेक्टिव और म्यू एस के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको पता है कि म्यू हमारा क्या है। म्यू क्या है हमारा? म्यू हमारा है चुंबकीय आघूर्ण। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, जिसकी इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेट्रॉन, BM इसकी इकाई होती है ना। तो हमने जब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो संक्रमण धातु थी उसके लिए हमने म्यू की कुछ वैल्यू निकाली थी, आपको याद हो तो √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम संकुल धातु के लिए बात करते हैं तो हम उसके लिए इस वाले फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, है ना। ये हमने देखी थी। लेकिन अब अपन देखते हैं कि जो ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चक्रण और कक्षीय गति, मतलब अपन जो है चुंबकीय प्रॉपर्टी यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जो बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इलेक्ट्रॉन की गति से ही तो उत्पन्न होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है 2 प्रकार की गति करता है। एक तो वो करता है कक्षीय गति और एक वो करता है चक्रण गति। कक्षीय गति कक्षा में करता है और चक्रण गति वो अपने ही एक्सिस पर करता है। 2 प्रकार की गति करता है। इन 2 प्रकार की गति से क्या होता है कि उनमें कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। इस प्रकार की गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी की भी अगर चुंबकीय प्रवृत्ति है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, एस स्पिन क्वांटम नंबर और एल जो इसकी कक्षीय गति है ऑर्बिटल के कारण एल के ऊपर, दोनों के ऊपर निर्भर कर रही है। तो इसके लिए अपन है ना जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू जो, ये तो हमने संकुल धातु के लिए क्या पढ़ी थी वो हमने निकाली थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो मैं बात करने जा रही हूँ ये जो इन एस और एल दोनों के ऊपर निर्भर कर रही है, हमें बात बता रही हूँ कि म्यू बराबर हम लिख सकते हैं 4s s+1 और प्लस एल कोष्टक l+1 इन दोनों के ऊपर निर्भर कर रही है। ये चीज़ हमें पता है, एस के ऊपर भी निर्भर कर रही है और एल के ऊपर भी निर्भर कर रही है, ठीक है। अब इसमें संक्रमण धातु में क्या होता है कि जो भी अपना संक्रमण धातु होगा, जैसे अपना ये कॉम्प्लेक्स है अपना, है ना, ये मेटल है और ये लिगेंड है, ठीक है। तो इसका जो आप ये देखना, इसका जो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन ये क्षेत्र होगा, इसका जो इसके पास जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण, वो लिगेंड के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। इसका जो इसका सेंट्रल जो एटम है, इसका ये मेटल है, इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण, उसको जो है लिगेंड के कक्षकीय आघूर्ण द्वारा क्या कर दिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है। किसमें? संक्रमण धातुओं में। किसमें? संक्रमण धातुओं में। मतलब उदासीन हो गया, मतलब एल की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एल की वैल्यू यहाँ 0 रखनी है। तो अब हम बात करें कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है किसका, संक्रमण धातु संकुलों का, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, केवल इसकी चक्रण के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी 4s ये s+1 इसके ऊपर ही निर्भर कर रहा है, केवल हमें यही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अपन क्या कर, अब फिर हमने s की वैल्यू निकाल के वही हमारा सूत्र 2s+1 बराबर n+1 वाले फॉर्मूले से हम रख के यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है ये n कोष्टक n+2 प्राप्त हो जाती है फाइनली, है ना। ये हम चुंबकीय आघूर्ण यहाँ निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि उच्च तत्वों के लिए तो ये जो l की वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। लेकिन जिन संकुलों के लिए ये चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, मतलब ये जो धातु का जो ये चुंबकीय आघूर्ण है कक्षकीय, वो लिगेंड के द्वारा अगर उदासीन नहीं होगा तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ मान होगा, है ना, उसके लिए तो कुछ ना कुछ मान होगा। तो जब इसका मान उदासीन नहीं हो पाता है तो जो चुंबकीय आघूर्ण हमको प्राप्त होता है, मतलब जो चक्रण के चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा, चुंबकीय आघूर्ण जो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो किस पे डिपेंड करेगा, कक्षीय गति पर, और एक किस पे गति निर्भर करेगा, चक्रण गति पर। दोनों के ऊपर निर्भर करेगा, है ना। कक्षीय गति जितना रोल कक्षीय गति निभाएगी उतना ही रोल क्या निभाएगी, चक्रण गति। देखिए यहाँ पे ये है कक्षीय गति है और ये है चक्रण गति। अब यहाँ पे अपन ने एल का मान यहाँ पे तो 0 कर दिया, लेकिन जिन यौगिकों के लिए एल की वैल्यू 0 नहीं होगी उसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे प्राप्त होगा अपने को प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। क्या प्राप्त होगा, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण। उसे हम प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे, यानी म्यू इफेक्टिव हमें प्राप्त होगा, इसे हम म्यू इफेक्टिव कहेंगे। डेफिनेशन में आपको बताऊं कि जिन संकुलों के लिए कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं होता है उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण को ही हम क्या कह देते हैं, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप म्यू इफेक्टिव का आप फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू, म्यू इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, √4s s+1 प्लस एल कोष्टक एल, हाँ ये एल कोष्टक l+1 प्लस एल कोष्टक l+1, ये वाला हो जाएगा। म्यू इफेक्टिव का मान ये हो गया। लेकिन केवल अपने म्यू का मान क्या है, अपने केवल म्यू का मान है 4s s+1, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इस म्यू में ओनली जो ये
किसके कारण, स्पिन के कारण ही है, जिसको हम म्यू एस बोल देते हैं। इस म्यू एस में हम अगर एल जोड़ दें, केवल एल ही तो जोड़ना है, हमने यहाँ से एल ही तो हटाया, एल कारक की तो हटाया, एल फैक्टर जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इफेक्टिव हो जाएगा। ये भी आपका एक फॉर्मूला बनता है कि म्यू इफेक्टिव, इनमें रिलेशन क्या है कि म्यू इफेक्टिव और म्यू एस में क्या संबंध है। तो म्यू एस में जब अगर हम एल फैक्टर जोड़ देते हैं तो ये म्यू इफेक्टिव बन जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो म्यू इफेक्टिव हैं वो क्या है। म्यू इफेक्टिव हो गई ना हमारे कि अगर हम कक्षकी और चक्रण दोनों अगर योगदान करेंगे तो इसको हम म्यू इफेक्टिव कहेंगे। आगे बात करते हैं हम कि अष्टफलकीय, जब हम संकुलों की बात करते हैं तो इसमें म्यू इफेक्टिव और म्यू एस में एक संबंध और होता है, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अष्टफलकीय संकुलों के लिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए म्यू इफेक्टिव व म्यू एस में, यहाँ म्यू एस क्या है, ये स्पिन क्वांटम नंबर के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो है, और म्यू इफेक्टिव क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर और ये जो अपना कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसके कारण जो है वो म्यू इफेक्टिव है। में संबंध क्या होगा, इन दोनों में अपन रिलेशन देख लेते हैं। इन दोनों में रिलेशन ये है कि म्यू इफेक्टिव जो है, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू एस 1 माइनस एल्फा लेमडा अपॉन डेल्टा ओ। ये एक फॉर्मूला होता है जो इन दोनों में रिलेशन को शो करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एल्फा यहाँ पे क्या है, एल्फा अपन माने तो एल्फा यहाँ पे क्या है, एक स्थिरांक है, और यहाँ पे ये लेमडा माने तो लेमडा मान लेते हैं कि चक्रण के कारण चक्रण और कक्षक, चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक, चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक है ये। ठीक है, अब यह डेल्टा ओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेल्टा ओ क्या है, अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, क्रिस्टल अष्टफलकीय के लिए ऑक्टाहेड्रल आ रहा है यहाँ पे, क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब अपन बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय योगदान हम कैसे दे सकते हैं, कि चुंबकीय आघूर्ण में अपन कक्षकीय योगदान की जितना भी ये चुंबकीय आघूर्ण है, अभी जैसे मैंने आपको संक्रमण धातु संकुलों के लिए अगर बताया तो उसके लिए तो कक्षकीय योगदान 0 था, है ना, लेकिन कि एक्चुअल में चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय योगदान है क्या। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपके इसमें छोटे छोटे टॉपिक ही है, ये यूनिट 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है आज भी कंप्लीट हो जाए, आपकी ये फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय योगदान, नेक्स्ट टॉपिक ये है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संक्रमण धातु के संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में उपस्थित होते हैं। आपको पता है कि जितने भी संक्रमण धातु हैं आपके पास, उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं यानी नॉन पैड जिसको सिंपल अवस्था में हैं, वो कहाँ अब व्यवस्थित उपस्थित होते हैं, वो डी ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में होते हैं। तो जब जो है ना, देखो ये अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, ये मेटल है और ये लिगेंड है। ठीक है, ये मेटल है तो इसके डी ऑर्बिटल में, ये डी ऑर्बिटल यहाँ होगा तो यहाँ उपस्थित होंगे, तो ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के घेरे में ही उपस्थित है। ठीक है, तो इनकी जो कक्षीय गति के कारण, जो ये जो कक्षा में जब गति करेंगे तो कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो लिगेंड के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ये है कि पहले जो हमने बात देखी वही बात है कि इसके दायरे में रहकर ये घूम रहा है, तो लिगेंड के चुंबकीय आघूर्ण द्वारा ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो मतलब अपन इसमें तो हम कह सकते हैं ना कि संक्रमण धातुओं के लिए क्या है, संक्रमण धातुओं के लिए ये है कि
इनके चुंबकीय आघूर्ण में कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण का कोई योगदान नहीं होता है। कोई योगदान नहीं होता है मतलब L की वैल्यू क्या होती है, 0। L की वैल्यू 0 मतलब कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण का कोई योगदान नहीं है। किसमें, संक्रमण धातु में। लिगेंड की उपस्थिति में ये कक्षकों का अंतर परिवर्तन कर देते हैं, मतलब है ना। अगर है ना अपन ये सब माने कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित हो, मतलब ये अगर यहाँ योगदान देता कि ये L जो ऑर्बिटल है, जो जिसके कारण घूर्णन के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, जिसके कारण कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है, अगर ये योगदान देता तो इसकी वैल्यू क्या होती, यहाँ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम ये जनरली देखते हैं, ये जो है ये जो लेंथेनाइड होते हैं ना, जिनको अपन अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, ये उनमें होता है कि जो L है वो 0 टोटल नहीं होता है। किसमें, अंतः संक्रमण धातुओं में। यहाँ वापस शुरू से बताती हूँ मैं आपके। ये देखना आप, जैसे ये L है ना, अंतः संक्रमण धातु के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ स्थित होते हैं, 4f में आते हैं। देखो f ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट में किस में भरे जाएंगे, f में भरे जाएंगे। तो युग्मित भी हो सकता है, अयुग्मित भी हो सकते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जनरली किस में प्रेजेंट होते हैं, f में भरे होते हैं। अब देखो हम सबसे लास्ट में f में भर रहे हैं, मतलब इससे पहले जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो सारे भरे हुए होंगे, है ना। सिंपल अपन ही मानते हैं। तो ये जो है अंदर की तरफ होता है, आपको पता होता है 4f अंदर की तरफ होता है। फिर यहाँ पे 5 वाले ऑर्बिटल भी आते हैं, 5d ऑर्बिटल आता है। फिर यहाँ पे 6s और 6p वाले भी आते हैं, ये फुली फिलअप होते हैं। लेकिन आप देखिए ये अंदर की साइड है 4f, और 5d और 6d ये बाहर की साइड है। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना अंदर की साइड में, अपने ये मेटल हैं, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर रह जाते हैं और ये बाहर की तरफ उपस्थित हो जाते हैं, जिससे एक तरह से ये जो है परिरक्षण का ही काम कर रहे हैं। आप देखिए ये इस 4f के इलेक्ट्रॉनों को सेव कर रहे हैं, परिरक्षण का काम कर रहे हैं। मतलब इसके कारण जो इसका कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है, यानी L जो उत्पन्न हो रहा है, कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है वो L है, वो 0 नहीं होता है, मतलब उदासीन हो ही नहीं पाता है। क्योंकि ये यहाँ पे चक्रण कर रहे हैं, लिगेंड यहाँ है, तो लिगेंड की पहुँच यहाँ तक नहीं हो पाती है कि इसके कक्षकीय चुंबकीय आघूर्ण को वो 0 कर सके। तो इसके लिए L की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसके लिए फिर L का कुछ ना कुछ मान होता है, तो जिससे क्या होता है, L और S जो है कपलिंग करके J का निर्माण कर देते हैं। LS कपलिंग से किसका निर्माण हो जाता है, J का निर्माण हो जाता है। टोटल कुल कोणीय चुंबकीय आघूर्ण इसका जो भी अपन ने पढ़ा था, LS कपलिंग के द्वारा J प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए जो है म्यू की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होती है G ब्रैकेट J कोष्टक J+1, ये हमारी वैल्यू होती है। और G की वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू हमने निकाली थी। इस G क्या है यहाँ पे, लेंडे विपाटन गुणांक पहले आ चुका है। लेंडे विपाटन गुणांक क्या है तो आप तक डिस्कस नहीं करेंगे हम, G का मान अलग से कुछ मान होता है, ठीक है। यहाँ बात ये हमने जान लिया कि चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय योगदान कितना होता है। कक्षीय योगदान संक्रमण धातुओं में तो नहीं होता है, लेकिन किस में होता है, अंतः संक्रमण धातुओं में होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो है L कक्षकीय जो चुंबकीय आघूर्ण है, इसको लिगेंड उदासीन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिंपल सी बात है। ज़्यादा इसको लॉन्ग वे में नहीं जाते हुए यहीं तक है आपके सिलेबस में। अब आपके जो लास्ट इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में आपकी यूनिट शायद ख़त्म हो जाएगी। टॉपिक है 3D धातु संकुलों में संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों का
मतलब हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरी यूनिट का पार्ट पढ़ा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, धातु संकुल है, उसमें कहाँ यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आंकड़ों का उपयोग। इन आंकड़ों का अपन उपयोग कहाँ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये पता लगाने का हमको अगर किसी म्यू की वैल्यू दे दी, पहला तो इसका पॉइंट यही है कि जैसे हमको कोई म्यू की वैल्यू दे दी, म्यू की वैल्यू हमको दे दी 1.9 है ना, जैसे या फिर 5.9 ऐसी कुछ वैल्यू आ गई म्यू की वैल्यू, तो हम इस म्यू की वैल्यू के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा। इन वैल्यू के बेस पे हम पता लगा सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार हम म्यू के बेस पर लो स्पिन और हाई स्पिन का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल बात है, देखते हैं अपन। देखिए चलो एग्जाम्पल है अपना पहला, ये देखिए पोटेशियम आयरन साइनाइड 6, ये हमारा एक कंपाउंड है जिसके लिए हमको इसका म्यू का मान निकालना है। ठीक है, म्यू का मान क्या होगा और ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, ये भी हमको निकालना है। लो अदरवाइज लो या हाई होगा, ये अपने को निकालना है। देखते हैं अपन इसका। अब देखिए कि चुंबकीय आघूर्ण से अपन पता लगा सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण से हम पता लगा देंगे कि या फिर तो क्वेश्चन में गिवन हो कि चुंबकीय आघूर्ण ये है, तो हम पता लगा देंगे कि ये लो स्पिन बनेगा कि हाई स्पिन बनेगा, है ना। तो अपन अगर चुंबकीय आघूर्ण दिया है क्वेश्चन में तो हम पता लगा सकते हैं, या फिर चुंबकीय आघूर्ण निकाल के भी हम पता लगा सकते, देख सकते हैं कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है ना। अब आप देखिए एग्जाम्पल है K3Fe अब आप देखिए Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका होता है 3d6 4s2, ये होता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आयरन जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ से निकालो आप, है ना 6, यहाँ से आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो तो यहाँ से -6 + 3, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको प्राप्त होती है Fe+3। यानी हमको बाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 तो आपके यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ से निकल जाएगा, यानी फाइनली अपने कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राप्त हो जाएगा, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बनने की व्यवस्था को हम देखते हैं। ये देखें, ठीक है, ये हमारा है 3d, ये है आगे के कक्षक है 4s और 4p है। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आप इलेक्ट्रॉन। ये देखें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3d5 भरने हैं, 1 2 सॉरी ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे। ये अपना Fe था। और अगर अपन Fe3+ की बात करें तो Fe3+ में हमारा क्या हो जाएगा, Fe3+ में हमारा ऐसे हो जाएगा, देखिए आप 1 2 3 4 5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी अपने ये 3d वाला है, ये 4s वाला है और ये 4p वाला है। अब आपको पता है ये जो साइनाइड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाते हैं। क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करवाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाएंगे, मतलब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव करेगा, यहाँ पैर कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पैर कर जाएगा। तो फाइनली हमको जो ऑर्बिटल प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, ये देखिए 1 2
3 4 5 ये, और ये 1 ये 3 इसके, ठीक है। हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, देखिए 1 और ये 2 पेयर हो चुका है, ये दूसरा वाला भी पेयर हो चुका है, और इसमें एक ये जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है। मतलब लिगेंड के अटैक करने के लिए हमारे पास कितने ऑर्बिटल यहाँ शेष है, ये देखिए कितने लिगेंड है, 6, तो 2 3 4 5 6, इनमें सब में क्या आएगा, लिगेंड आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। दाता परमाणु लिगेंड साइनाइड आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। फिर इस प्रकार ये धातु संकुलों का निर्माण होता है। तो देखो आपको पता है कि किस प्रकार का संकरण हो रहा है। यहाँ पे संकरण देखिए, एक ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। मतलब d के कितने हैं, 2 हैं, s के कितने हैं, 1 है, p के कितने हैं, p2, d2sp2 जो है, सॉरी 3 है ना, ये d2sp3 जो है ये संकरण हो रहा है, d2sp3। और आपको पता है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है, अष्टफलकीय संरचना होती है। अब देखो आप इसमें अष्टफलकीय के लिए, अब इसमें आप हमको मेनली इसकी संरचना बनाने का वो नहीं है, हमको ये बनाना है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अष्टफलकीय आप ऐसे बना सकते हैं, ये अपन ने अष्टफलकीय बना लिया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अपने पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कहाँ है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके कारण जो हमारी वैल्यू क्या आती है, देखिए म्यू इज इक्वल टू √n कोष्टक n+2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो म्यू बराबर n की वैल्यू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इसके यहाँ पे जो है वैल्यू जो है 1.9 के समथिंग आती है। इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे, फिर इसका रूट निकाल के इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, यही K3 Fe(F6). मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो इसकी हम वैल्यू जब निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ प्राप्त होगी। इसके लिए 1.9 बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू प्राप्त हो रही है ना, 1.9 प्राप्त हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब इसकी जो म्यू का मान है कम प्राप्त हो रहा है, म्यू का मान कम है, मतलब हम इसमें इस वैल्यू के बेस पे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। मतलब कम प्राप्त हो रही है तो ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी, ये हम पता लगा। यानी स्ट्रॉन्ग फिन लिगेंड होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्ट्रॉन्ग फिन लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम बचती है, तो जिससे ये पता चलता है कि ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम है। म्यू के कम मान से हम ये पता लगा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में ऐसे मान लो कि K3Fe6 हमारे पास ये है और हमको इसके लिए ज्ञात करना है कि ये इसके लिए म्यू की वैल्यू पहले से दे रखी है। ऐसे मान लो कि इसके लिए 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन हमको दे रखी है, तो अब पता लगाना है कि लो स्पिन होगा क्या, लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, ये हमको पता लगाना है। देखो पता कैसे लगाते हैं, देखो Fe का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 4s2। यहाँ पे भी ये जो है Fe जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे भी Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 3d5 यहाँ पे फाइनली अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो जाएगा। अब मैं वापस इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरूँ, आप देखिए मैं डायरेक्ट 3d5 में ही इलेक्ट्रॉन भर रही हूँ, 1 2 4 5, इस पर डायरेक्ट 5 में भरूँ, 1 2 3 4 5, ये अपना कौन सा ऑर्बिटल है, 3d,
हमारा टॉपिक यही है कि 3D में हमको कैसे भरना है। ये 3D जो हमारे कक्षक है उनके बेस पे हम चुंबकीय गुणों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, यही हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये 4s और ये 4p ये हमारे प्राप्त हो रहा है। अब आप देखें यहाँ पे कि जो F जो लिगेंड है फ्लोरीन, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वहाँ पे जो साइनाइड था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाने में सक्षम नहीं होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ पे जो लिगेंड आएंगे वो कहाँ अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, ये बात आती है। तो इसके डोनेट के लिए ये देखिए आप, ये S ये P, एक तो S कक्षक है और 3 P के कक्षक है। तो लिगेंड आएंगे और यहाँ अपने जो है डोनेट करेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने आगे 4 ये बनाया नहीं, आगे D ऑर्बिटल भी आगे बनाने थे मेरे को, 3D इसके आगे, क्योंकि हमारे पास 6 लिगेंड है ना, 6 लिगेंड के लिए हमें व्यवस्था तो आनी चाहिए इसमें। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 3D वाले हैं जिसमें पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 4s है जो खाली है, 4p है और ये 1 2 3 4 5 ये 4d है, ये सभी खाली है। हमारे पास 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड को हमको यहाँ बनना है। फ्लोरीन F F F 3 4 5 6, मतलब 6 में यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन भर के ये ऑक्टाहेड्रल sp3d2 ये संकरण इसमें होता है। और इसकी आकृति कौन सी होती है, अष्टफल की आकृति होती है, अष्टफल की। अगर हम इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालें, मेन तो हमें चुंबकीय आघूर्ण की ही बात करनी है, n कोष्टक n+2 वाले फॉर्मूले से, √n कोष्टक सॉरी n की जगह पे हमको शायद 5 रखना है यहाँ पे, n कोष्टक n+2, ये आप देखिए n के 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 5 है, तो 5 ब्रैकेट 5 + 2, ठीक है, 5 6 7, ये यहाँ पे सॉरी 5 × 7 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कुछ समथिंग 5.9 समथिंग वैल्यू अपने को दे रखी है ना। तो यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये हाई स्पिन वाला है कि लो स्पिन वाला है। ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा है मतलब ये हाई स्पिन मतलब देखो इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर इसमें कम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो हम इस चुंबकीय आघूर्ण के मान को से पता लगा सकते हैं कि ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। लो स्पिन और हाई स्पिन का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसका हम पता लगा। अब कुछ और भी एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इसमें और कैसे कैसे 3D संकुलों में हम अप्लाई इसको कर सकते हैं। और इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।